नमस्कार, हरियाणा की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रदेश की अहम खबरों या यूं कहें कि घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं जो कि आपसे सीधा जुड़े हुए होते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हरियाणा की पंचायत में बात एक ऐसे विषय को लेकर जिसके मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, वो भी बढ़ोतरी के साथ। दरअसल लोगों के अंदर विदेश जाने की इच्छा, वहां रहने की इच्छा, वहां पर काम करने की इच्छा, वहां रह करके पैसा कमाने की इच्छा, भविष्य को सुधारने की चाह लगातार बढ़ती ही जा रही है। साल दर साल विदेश जाने वाले युवाओं का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और लोगों की विदेश जाने की इसी इच्छा का फायदा उठा रही है साइबर ठग। फर्जी ट्रैवल एजेंट वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के माध्यम से लोगों को लगातार चूना लगा रही हैं। लोग विदेश जाने की चाह में इनके चंगुल में फंस जाते हैं और अपने लाखों की जमा पूंजी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। हाल ही में मामला सामने आया जहां पर पंचकुला पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 100 से ज्यादा अधिक लोगों से ठगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, उनके पास से करीब 2 करोड़ का सामान भी बरामद किया गया है। अब ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि क्या बेरोजगारी और विदेशी सपनों के नाम पर युवाओं को ठगना अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है कि क्या अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है कि लोग अब इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, लोगों को ठगने का काम कर रही हैं। इसलिए ये सब सवाल जो है यहाँ पर उठ रहे हैं। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार के लाख दावों के बावजूद ऐसे एजेंट कैसे फल फूल रहे हैं। और देखिए, विदेश जाने की चाह में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। पानीपत में 130 मामले 2000 से 2025 तक सामने आए हैं। हिसार में 115 मामले सामने आए हैं। अंबाला में 90 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर जिक्र हम करें कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र से 70 मामले सामने आए हैं। रोहतक से 55 मामले ये सामने आए। ये आंकड़ा आपको 2020 से 2025 के अंदर का हमने आपको बताया। इसी के साथ आरोपी साहिल शर्मा जो कि पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहां पर कितने मामले इस पर दर्ज है ये आपको जानकारी दे देते हैं। 2 मामले जो है वो जरिकपुर में दर्ज है। इसके अलावा 1 मामला पंचकुला में भी दर्ज है। इतना ही नहीं बल्कि कई मामले जो हैं वो आरोपी साहिल पर दर्ज है। 2 मामले फिरोजपुर पंजाब में और 2 मामले लुधियाना में भी दर्ज है। 2 आरोपियों के खिलाफ 13 मामले यमुनानगर में दर्ज है। कुल 3 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ है? छापेमारी के दौरान अनुमानित मूल्य जो सामग्री अब तक बरामद की गई है लगभग 1.5 करोड़ 26 लाख के अराउंड बताई जा रही है। 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, लगभग 25 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद किए गए हैं। पासपोर्ट भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। काफी संवेदनशील ये मसला है। इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का परिचय, वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलन राव रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप आजाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत। और स्वागत के साथ ही शुरुआत राव साहब आपके साथ करना चाहेंगे। सर देखिए, ऐसे ठग लगातार कैसे सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए, नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई हो रही है फिर भी ये मामले इतने ज्यादा सक्रिय क्यों? नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को, आपको कोपैनिस्ट को। और ये वास्तव में ही जो अभी इनकी धरपकड़ हुई है, मैं समझता हूँ पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक बात हम आपको इसमें समझ लेते हैं कि कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य कभी भी क्राइम फ्री हो नहीं सकता। हम ये कहें कि पकड़े जा चुके हैं फिर भी क्राइम नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे क्राइम होना ही होना है। लेकिन हाँ, मुस्तैदी ये देखी जाती है पुलिस की कि उसको रोकने में पुलिस कितनी सक्षम रहती है। और अगर नहीं रुकता है और अगर क्राइम हो जाता है तो उसको पकड़ने में पुलिस कितनी तुरंत कार्रवाई करती है। और जो अभी देखने को मिल रहा है कि क्राइम हुआ है, रोकने के लिए पूरे सिक्योरिटी मेजर्स सब बताए जा रहे हैं, लोगों को बता रखा है, कई बार बताया हुआ है, डोज एंड डूंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी सावधानियां बरतने के लिए सबको, लोगों को कई बार मीडिया के थ्रू बताया है, अखबारों के थ्रू बताया है, और पुलिस अपनी मीटिंग्स कर करके भी कई जगह उनको बताते हैं। ठीक है सर, वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। एक चीज तो क्या हम इसे सिर्फ एक साइबर अपराध समझे या एक पूरा ग्राउंड नेटवर्क समझे जो लगातार काम कर रहा है?
यस यस, वो तो पूरा नेटवर्क ही है पूरा। देखो, ये जो साइबर क्राइम के अपराधी हैं, कोई एक पूरा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक ही नेटवर्क नहीं है। अलग अलग प्रकार के लोग अपना अपना गिरोह बनाकर ऐसे कार्रवाई करते हैं। हर एक गिरोह की अपनी मोडस ऑपरेंडी होती है। वो हर एक गिरोह किस प्रकार के तरीका वारदात उसमें इस्तेमाल करता है, वो अलग अलग होता है। उन्हीं के बेसिस पे पुलिस अपनी इसकी धरपकड़ की कार्रवाई शुरू करती है, और पकड़े जाने के बाद उनसे डिटेल में और इंटरोगेशन करने के बाद में, और जो खुफिया जो भी जानकारी उनसे मिलती है, उनके कनेक्टेड लोगों से, उनके कौन कौन और साथी हैं उनसे, और किस प्रकार की उनकी प्लानिंग रहती है वो, और कहाँ से क्या करते हैं, कहाँ से मोबाइल लेते हैं, कहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं, कहाँ किसके कैसे उस पैसे को दूसरे नाम के दूसरे लोगों के अकाउंट को कैसे खरीदते हैं, मोबाइल दूसरे लोगों के नाम पर एड्रेस पे लेते हैं या गलत एड्रेसेस होते हैं, ताकि उनको पकड़ा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है, और यही पूछताछ करने के बाद में पुलिस पूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती है, और पुलिस की कार्रवाई का ये नतीजा कि ये लोग पकड़े जा चुके हैं। अब इनसे पूछताछ के बाद और ज्यादा खुलासे होंगे। मैं समझता हूँ और भी कोई गैंग इसके बाद पकड़ा जाएगा। चलिए ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। संदीप आजाद का सीधा रुख कर लेते हैं। संदीप जी, एक तरफ तो सरकार बात करती है हरियाणा को रोजगार हब बनाने की, दूसरी तरफ हम देखते हैं युवा जो है वो लगातार विदेश जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, और वहां जाने की ये इच्छा इस कदर बढ़ चुकी है युवाओं की कि साइबर ठग एक्टिव हो चुके हैं। लगातार हर रोज हम ऐसे मामले देखते हैं जब युवा इनके शिकार में, इनके पंजे में फंस जाते हैं। देखिए, मुझे दूसरे पैनलिस्ट जो है अपने राव साहब, जो उनकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने क्या बोला है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि निसंदेह विदेश में जाने की चाह है कोई अभी पैदा हुई है हमारे देश में युवाओं को, ऐसा नहीं है। 1990 में जब आईटी रेवोल्यूशन आया तब से लेकर के ही विदेश में जाने की चाह है, लेकिन गलत तरीके से जाने का जो मामला है वो काफी दिनों से, पिछले 3-4 सालों में ज्यादा ये बढ़ा है, इसका प्रचलन ज्यादा बढ़ा है गलत तरीके से जाने का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसके लिए एक विशेष निवेदन भी किया था युवाओं से कि आप को किसी भी गलत तरीके से विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आंचल जी, अगर हम किसी भी गलत तरीके से, अवैध तरीके से कहीं किसी दूसरे देश में घुसने का प्रयास करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, वो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ही है किस प्रकार से हमारे जो युवा वहां गए थे उनको डिपोर्ट किया गया। कोई भी नहीं चाहता उसके देश में, हम भी नहीं चाहते आंचल जी कि हमारे देश में भी कोई इस प्रकार से अवैध रूप से लोग घुसे। हम भी इस समस्या से पीड़ित है, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इस प्रकार के आसपास के देशों से जो लोग हमारे यहाँ भी घुसते हैं, हम भी उनसे पीड़ित है, तो हम भी नहीं चाहते कि वो हमारे आए, तो इससे कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे आए। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई कल हुई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमा किया गया। हरियाणा सरकार 2024 से ही हरियाणा सरकार ने एक स्पेशल एसआईटी बनाई थी, जो आईजी है हमारे श्रीवास कविराज जी, उसके एसआईटी के हेड है। और इस प्रकार के जो फर्जी तरीके से जो भेजते हैं, जो डंकी रूट के माध्यम से युवाओं को फंसाते हैं, उनको भेजने का काम करते हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ठीक है, यही कर रही है सरकार। ये सवाल मैं आपसे लेने वाली थी संदीप जी, मैं इस बात का जिक्र करने वाली थी कि सरकार की तरफ से तो कई निगरानी एजेंसियां बना दी गई है ना, कि इन तमाम चीजों पर रोक लग सके, युवा इनके चुंगल में ना आए, युवा बच सके, युवाओं को रोजगार यहाँ पर मिले। सबसे पहली बात तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, शायद वो इसीलिए ये इच्छा जो है वो बढ़ती जा रही है। एक आंकड़ा 2000 से 2025 के बीच में आंकड़ा लगातार बढ़ता ही गया है, कई बार 100 का बढ़ा है, कई बार 200 का बढ़ा है, और अब तक कुल आंकड़ा 2000 के क्रॉस हो चुका है। सर आप समझ सकते हैं संदीप जी, आंकड़ा 2000 के क्रॉस हो चुका है, तो क्या हम ये मान सकते हैं निगरानी एजेंसियां फेल हो रही है? आंचल जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पहले माननीय मनोहर लाल जी की जब सरकार रही, रोजगार के मामले में हरियाणा ने किस प्रकार से पारदर्शिता सरकारी नौकरियों में आई और किस प्रकार से मेरिट के आधार पर यहाँ भर्तियां शुरू हुई, युवाओं का एक विश्वास बना। आप पीछे की सरकारों में देखेंगे किसी से छिपा हुआ आंचल जी, अगर आप हरियाणा को लंबे समय से देख रहे हैं तो हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय नौकरियों में क्या लाभ थे, नौकरियां किस प्रकार से मिलती थी। आज आंचल जी ठीक है, कुछ हिस्से में है, जैसे हमारा ये क्षेत्र है, करनाल है या फिर अंबाला वाला, ये 3-4 जिले हैं हरियाणा की जो ज्यादा इफेक्टेड है, जहां पर युवा बाहर जाने का जिसमें करेगा। बाकी हरियाणा में ऐसा नहीं है, बाकी जगह लोग तैयारियां कर रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए। आज मैं जिस जिले में बैठा हूँ वहां पर इतनी सारी लाइब्रेरियां खुल गई है, वहां पर हजारों बच्चे आज कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास जगह है कि हरियाणा में मेरिट के आधार पर नौकरी मिल सकती है। और आप कह रहे हो जी रोजगार नहीं है, मैं एक आंकड़ा मेरे पास पिछली बार भी जब डिबेट नहीं, मैं ये नहीं कह रही संदीप जी की रोजगार नहीं है, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या रोजगार नहीं है इसीलिए युवाओं के अंदर ये इच्छा जाग रही है कि बाहर जाने की, या फिर आपकी जो एजेंसियां है वो फेल साबित हो रही है कि वो इस तरीके के मामलों पर रोक नहीं लगा पा रही? मैं आंचल जी एक बात बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो जिस रूट से ये अवैध तरीके से लोग भेजे जाते हैं, उस रूट की भयावहता इतनी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमने बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनी है, पढ़ी है,
उनके मुंह से सुना है कि वो रूट, जिस रूट से वो जाते हैं विदेशों में, वो कितना खतरनाक रूट है। उसको देख करके मुझे लगता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उसे जाना तो बहुत दूर की बात है। युवाओं में एक जागरूकता का विषय ये भी होना चाहिए कि जिस रूट से आप जा रहे हो उसमें पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है कि आप पहुंच भी पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। और किसी तरीके से आप पहुंच भी गए, मान लीजिए आपने एंट्री कर भी ली, तो वहां पर अब हालात क्या है, हर देश अब सख्ताई कर रहा है कि उसके यहाँ कोई अवैध रूप से ना घुसे। इसलिए जितना पैसा, और मैं जितनी स्टोरियां पढ़ता हूँ, जी लोग बताते हैं जी हम इतनी जमीनें बेच के भेजे, हमने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी खर्च कर दी, 45 लाख 50 लाख रुपए तक खर्च करके। आंचल जी, अगर वो कोई बच्चा विदेश में जा रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि इतने में एक अच्छा व्यवसाय हरियाणा में या अपने देश में कहीं भी जाकर के शुरू किया जा सकता है, और उतनी इनकम अपने घर में रह करके उतनी इनकम कमाई जा सकती है। सरकार की तमाम तरह की योजनाएं हैं, और ऐसा नहीं है। आप आंकड़ों की बात करें तो मैं बता देता हूं आपको, 2004 से लेकर 2014 तक, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय तक देश में मात्र 350 स्टार्टअप्स होते थे, सिर्फ मात्र। और उन स्टार्टअप्स की अगर आज संख्या आप देखेंगे 2014 से लेकर 2024 तक, तो वो 1,60,000 तक ऑफिशियल रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जो देश में बने हैं, जो देश के युवाओं ने शुरू किए हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने रोजगार का सृजन किया है, नौकरियां दी है। और इन स्टार्टअप्स में 17 लाख से ज्यादा लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिला है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनमें मतलब हम जाकर मान के आप सकते हैं काम कि कर सरकार सकते की हैं। तरफ से स्कीम तो चलाई गई है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लूप देखिए आंचल जी, एक चीज उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। विद्रोही जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। आंचल जी, एक चीज और जोड़ रहा हूँ, 2024 के बाद से हरियाणा में भी विदेशों में जो युवा नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग अलग से बनाया, और अब तक 2024 से लेकर 2025 तक 1,000 से ज्यादा युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में दूसरे देशों में काम करने के लिए उनके इंटरेस्ट का जो फील्ड है उसमें भेजा भी जा चुका है। ये ऑफिशियल आंकड़ा हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से हमारे पास है। 1,000 से ज्यादा युवा अभी तक विदेशों में नौकरी करने के लिए गए भी है। अगर आपकी चाहे विदेश में काम करने के तो तरीके हैं, उस तरीके से जाइए ना। ये वाला तरीका तो बहुत गलत है, जिसमें अपनी जान का भी जोखिम है, और उसके बाद अपनी सारी जमा पूंजी का भी जोखिम है, घर वालों का भी जोखिम है, हर प्रकार का जोखिम तो है, तभी हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जोखिम तो है, बहुत बड़ा जोखिम है। मुझे लगता नहीं शामिल होने की आवश्यकता है। ठीक है संदीप जी। विद्रोही जी, देखिए जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि अब पंचकुला पुलिस को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को अपने शिकार में फंसाया, उनसे ठगी की। उनके पास से 2 करोड़ का सामान भी बरामद हुआ है। क्या कहेंगे आप? आंचल जी, आपको, राव साहब को और आजाद जी को नमस्कार। किसी भी समस्या का समाधान के लिए पहले समस्या है ये स्वीकार करना जरूरी है। अगर भारत में बेरोजगारी नहीं होती, जैसा भाजपा के साथी दावा कर रहे थे, तो लोग विदेश में क्यों जाते? और इनकी सरकार जैसा ये कह रहे हैं कि हरियाणा से 1,000 युवाओं को विदेश क्यों भेजते? विगत 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है, ये भारत सरकार के ये आंकड़े बताते हैं। अब ये क्या कितने सालों से विद्रोही जी, कितने सालों से? 45 सालों में सबसे ज्यादा भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार। इस 45 सालों में आपने कितने साल राज किए? मैडम ये आप फिर मैडम आप 5 मिनट तो इनको आपने पहले दे दी, मेरा भी इनको दे तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं विद्रोही जी, आप अपनी बात रखिए। तो ये मेरे बीच में क्यों बोल रही है? 5 मिनट तक बोलते रहे, मैं 1 सेकंड नहीं बोला। ठीक है आजाद जी, एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, मैंने विद्रोही जी बोल दिया, उन्होंने ठीक है बोला है, अब एक करके ही बात रखेंगे। आप नाराज मत होइए, बात रखिए। मैडम 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों होती? 71 के बाद इस समय बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। अगर इन्होंने रोजगार दिए होते तो, अब ये दावे करें चाहे कुछ भी। अब मैं आपको बताता हूं, हरियाणा के अंदर 24 इमिग्रेंट एजेंट रजिस्टर्ड हैं, और वो भी कांग्रेस के जमाने से। और मेरी रिपोर्ट नहीं है, अगर ये चाहें तो मैं वो सोर्स भी बता देता हूं, पुलिस की रिपोर्ट है हरियाणा। और 1,000 दुकानें खुली हुई हैं जो अवैध रूप से भेजते हैं हरियाणा के अंदर। अब हरियाणा के अंदर पुलिस है, सीआईडी है, LIU है, IB है। अब ये जो 4 खुफिया एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट तो सरकार के पास आती है, जब सरकार खुद मान रही है कि 24 इमिग्रेंट एजेंट पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, और 1,000 से ज्यादा अरजिस्टर्ड दुकानें खुली हुई है। तो वो दुकानें क्यों चल रही हैं? एक इमिग्रेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 11-12 विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है। उसमें कुछ केंद्र के हैं, कुछ हरियाणा सरकार के। इसका मतलब है सरकार को पता है कि हरियाणा के अंदर अवैध रूप से विदेशों में लोग भेजे जा रहे हैं। अब ये मैं मानता हूं, इसमें मैं स्वीकार करता हूं कि जो जा रहे हैं 50 से 60 लाख रुपए खर्च कर डंकी रूप से,
वो खुद भी जिम्मेदार है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सरकार की, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा मैडम, उनकी भी जिम्मेदारी है। परंतु उनको जब लालच में फंसाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और बाकायदा उनकी दुकानें खुली हुई है। अगर सरकार कठोर कदम उठाती तो ऐसी सभी दुकान चलाने वालों को अवैध रूप से इमिग्रेंट एजेंट के बनने में गिरफ्तार कर जेल भेज देती। अब जो विदेश में भी गए हैं डंकी रूट के माध्यम से, अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हथकड़ियों से, बेड़ियों से, जिन लोगों ने उनको भेजा था, अब भाजपा के साथ ही बता दें कि भाई कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, ऐसी ऐसी मैडम आप उनको 5 मिनट दिए, मुझे तो 1.5 मिनट ही हुई है। ऐसे ऐसे कमजोर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं मैडम, जिनमें जमानत तुरंत मिल जाती है। अगर आप कठोर धाराएं लगाएंगी और कठोर धारा लगाकर उनको कड़ी सजा दिलवाएंगी तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी। पर कटु सत्य यह है, कहीं न कहीं, मैं नहीं कह रहा कि पूरा सिस्टम मिला हुआ है, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और सीआईडी, कुछ सत्तारूढ़ नेता इनको प्रेशर देते हैं। अगर इनको प्रेशर ना देते तो ये धड़ल्ले से दुकान नहीं चलाते। अब इस दुकान को बंद करने का एकमात्र तरीका यही है, सबसे सरकार कठोरता के साथ, जिनके पास इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ऐसे जितनी भी दुकानें हैं जिनकी सरकार के पास लिस्ट है कि वैसे छोटे छोटे 1000 एजेंट काम कर रहे हैं हरियाणा में, सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार करें और उनको कड़ाई से रोक लगाएं। और पुलिस के जो हमारे 4 खुफिया विभाग मैंने गिनाए, वो निगरानी रखकर नए एजेंटों को पनपने ना दें और प्रदेश के अंदर रोजगार के नए अवसर और पैदा करें ताकि युवा बाहर ना जाए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ठीक है विद्रोह जी, ठीक है, ठीक है। एल एन राव जी के पास जाते हुए, सर देखिए 2 करोड़ का सामान इन लोगों के पास से बरामद हुआ है, हम क्या मान सकते हैं कि असली जड़ें और भी ज्यादा गहरी हो सकती हैं? नेचुरली मैम, बिल्कुल। ऐसे क्राइम करने वालों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। उनको, जैसे अभी मैं सुन रहा था अपने प्रवक्ता जी से, इनका कोई न कहीं सिलेक्शन भी होता है। इसमें भी कोई, मैं बड़े ओपनली मैं बता दूं, ऐसे आदमी जो पनपते हैं, जो ऐसा ओपनली क्राइम करते हैं, उनका कहीं न कहीं राजनीतिक सिलेक्शन कहिए या फिर कहीं से पुलिस विभाग का भी कहीं न कहीं इनके साथ मेलजोल हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारी बातें पकड़े जाने के बाद पता चलेंगी। जो जो गैंग पकड़े जा रहे हैं उनसे इस एस्पेक्ट में भी पूछताछ होती है, इस एस्पेक्ट में भी इन्वेस्टिगेशन होती है कि उनको कोई शेल्टर तो नहीं दे रहा था, कोई उनको पैट्रनेज तो नहीं कर रहा था, कोई उनको राव जी की आवाज नहीं मिल रही। ये तो नहीं था कि किसी की नॉलेज में था, और नॉलेज में था तो किसकी नॉलेज में था, और किसकी नॉलेज में था तो फिर वो क्या क्या सुविधाएं उसको नॉलेज को मालूम होते हुए जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे वो विभाग वाले उनको क्या देते थे। ये सब बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और नो डाउट जो अभी इतना पकड़ा है ये तो मैं समझता हूँ कम है, और भी कहीं ज्यादा और इसमें पकड़े जाएंगे तो और ज्यादा इसमें रिकवरी होने के काफी अच्छे चांस हैं। ठीक है सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे, जो मौजूदा कानून है जैसे कि पासपोर्ट एक्ट, आईपीसी सेक्शन 420, इन अपराधों को रोकने के लिए क्या ये कानून पर्याप्त है या फिर और भी ज्यादा जरूरत है? फिलहाल जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, उन्हें देखते हुए। देखिए मैम, कानून में कोई हमारे में कमी नहीं है। कमी कहाँ है कि इम्प्लीमेंटेशन करने में, इसको लागू करने में। जैसे हमें पता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर पता लगा रही हैं कि कोई आदमी अपराध कर रहे हैं, ऐसे अपराध में संलिग्न है, तो पासपोर्ट एक्ट का अपराध हो, चाहे वो 420 करके जाएं या किसी से वो करें, चीटिंग फोर्जरी करके जाएं या फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाएं, इसको इमिग्रेशन के लिए कुछ और कहीं भी जहां जरूरत पड़ती है फोर्ज डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग पकड़े जा चुके हैं और पकड़े जाने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन एक वजह बता रहा हूँ कि ये क्यों पनप रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे देश में अदालतों में ऐसे केसेस लटक रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं, कई सालों में उनके फैसले नहीं होते, 20-20 साल लग जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं। उसका फायदा ये लोग उठाते हैं कि ठीक है, एक बार पकड़े गए, उसके बाद जमानत होगी, उसके बाद फिर उसी में लग जाएंगे, फिर कई सालों तक कहीं पकड़े नहीं गए तो पैसा कमा लेंगे वो, और वो कमा लेंगे, उसी वजह से तो केस लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी कमजोर कड़ी हमारे देश में है कानून में, इसमें ट्रायल में बहुत देरी होना और उसमें सजा नहीं हो पाते हैं लोग। और जब तक जितना लंबा ट्रायल होगा उतने ही लंबे चांसेस हो जाते हैं, उसमें ज्यादा चांस होते हैं बरी होने के, क्योंकि जो गवाह है वो या तो खत्म हो जाते हैं या फिर वो उनकी याददाश्त खत्म हो जाती है या फिर वो
भूल जाते हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, इसको दूर करना सरकारों की जिम्मेवारी है, हमारे अदालतों की जिम्मेवारी है। ठीक है, अदालतें कमी है, जस्टिस की कमी है, वो पूरी करे तो काम हो सकते हैं। ठीक है आजाद जी, देखिए आपके पास आते हुए एलन राव जी की क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही। ठीक है, उन्होंने अभी जैसे कि जिक्र किया कि सबसे बड़ी कमी ये है कि पुलिस विभाग काम तो करता है, अपराधियों को पकड़ भी लेता है, कामयाबी मिल जाती है, लेकिन ट्रायल में इतना समय लगता है कि उन्हें फिर से जो डर एक होना चाहिए अपराधी के अंदर, वो डर पैदा नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या किया जाए? एक सवाल ये भी कि आपकी सरकार ने अब तक ऐसे एजेंटों पर जो कि लगातार साइबर ठगी के जरिए लोगों को ठग रही हैं, कितनी बड़ी कार्रवाई की है? जी अंचल जी, देखिए ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। किसी पे मुकदमा दर्ज होता है, मामला ट्रायल कोर्ट में होता है, उस पर कोई टिप्पणी या उस पर कोई सवाल हम खड़ा करें, ऐसा तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन अगर मेरे पास पिछले 7 साल के आंकड़े मैंने भी लिए हैं अंचल जी, मैं बता देता हूँ आपको। पिछले 2019 से लेकर 2025 के आंकड़े मेरे पास हैं। इसमें 3,455 सवाल खड़े करने वाली बात नहीं है, जैसे कि देखिए, लेकिन राव सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ट्रायल में अगर इतना समय लगेगा, उसके लिए तो सरकार ही कुछ ना कुछ प्रबंध निकालेगी ना, कोई ना कोई विकल्प तो होगा ना कि ट्रायल जल्दी खत्म हो जाए, इतना लंबा ना चले। सालों साल चलता रहता है सर, कितने केसेस हमने देखे हैं। बताया कि आईजी शिवराज कविराज जी है, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन 2023 में किया गया था और वो एसआईटी काम भी कर रही है। और एक कानून भी अभी विधानसभा में लेकर के आई थी सरकार, ट्रैवल एजेंट पंजीकरण बिल 2025 आया है। उसके तहत अगर उसमें कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारी जुर्माने की भी व्यवस्था उस कानून के अंदर की गई है और उसके तहत कार्रवाई भी कर रही है सरकार। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और सरकार ने इस पे बिल्कुल सख्त एक्शन, जो इस प्रकार के कामों में शामिल है उनके ऊपर बिल्कुल सख्त अख्तियार, आपने देख ही लिया कि इतनी बड़ी कार्रवाई है पंचकुला में हुई है। इसके अलावा भी जो पीछे लोग वापस आए थे उन्होंने जहां जहां देखो, एक चीज और भी है आंचल जी, जो लोग इनका शिकार होते हैं उनको भी चाहिए कि वो त्वरित गति से उनकी शिकायत भी उसी प्रकार से करे। कि कई बार क्या सोचते हैं व्यक्ति कि हम शिकायत करेंगे तो हमारा पैसा फंस जाएगा या पैसा आने की उम्मीद है, ऐसा नहीं है। अगर आप इस प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी किसी भी युवा साथी के साथ होती है, किसी के साथ भी होती है, तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले उसकी शिकायत करे। पुलिस ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, वो भी मेरे पास है, एसआईटी बनाई हुई है, एसआईटी के बाद सब शिकायत करे। शिकायत करनी पड़ेगी, कार्रवाई उसके बाद होगी। ठीक है। और जो विद्रोही जी ने सवाल उठाया, और जो विद्रोही जी ने सवाल उठाया कि ऐसे संगठन को, ऐसे एजेंटों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए इस प्रकार का आरोप विपक्ष में बैठे वो लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इस प्रकार की घटनाएं किसी के प्रदेश में भी हो। कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, मेरे पास 7 साल का पूरा आंकड़ा है। 3,455 मुकदमे दर्ज किए गए, 3,053 फर्जी जो एजेंट है उनके खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ। 52 करोड़ 6,22,164 रुपए के आसपास बरामद किए गए। और मैंने कहा ये जो समस्या है, ये जो फर्जी जो एजेंट है या फर्जी तरीके से लोगों को भेजने का है, ये हरियाणा के ज्यादा जिलों में नहीं है, ये सिर्फ 3 या 4 जिले हैं, जिसमें हमारा अम्बाला है, कैथल है, यमुनानगर है, 3-4 जिले हैं जहां पर ये इस प्रकार की गतिविधियां होती है। तो सरकार ने बकायदा मैंने कहा एसआईटी बनाई है, जिसके साथ भी जब भी उसको लगे कि उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तुरंत एसआईटी के साथ शिकायत दर्ज कराए, हेल्पलाइन नंबर तक दिया हो, उसके ऊपर शिकायत दर्ज कराए, सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। ठीक है आजाद जी, समय कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया। ठीक है आजाद जी, समय बिल्कुल कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया में विद्रोही जी की ले लेती हूँ। विद्रोही जी। जी मैडम, 3 जिलों में नहीं है, सरकार के अनुसार ही 11 जिलों में ये समस्या है और 8 जिलों में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हरियाणा में 22 जिले हैं, तो ये समस्या 14 जिलों के अंदर है और 1000 से ज्यादा अवैध एजेंट हैं। उन अवैध एजेंटों की सरकार के पास पूरी लिस्ट है। तो पहले तो मेरा सरकार से कहना है कि जितने अवैध एजेंट हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई में आप करो। अब 3 मामले बड़े प्रसिद्ध रहे हैं जो अमेरिका से आए हैं, बेड़ियों से जकड़कर 3 किस्तों में, हरियाणा के लोग। अब उनमें सरकार ने केवल 2 के खिलाफ वो मुकदमे दर्ज किए थे और उनको भी जमानत मिल गई। हल्की धाराओं में करे। भाई आपके पास हरियाणा का ही कानून नहीं है, केंद्र का भी तो कानून है ना। क्यों जो मैं लास्ट बात कह रहा हूं, अवैध जो भेज रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार के कानून बने हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के केंद्र में भी जब बीजेपी है, हरियाणा में भी जब बीजेपी है, तो कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय आज इतनी ही इजाजत देता है विद्रोही जी, बुरा मत मानिएगा। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही।